Violence, violence, violence. I avoid violence, but violence likes me. ये केजीएफ का जो ये डायलॉग है, ये अगर डायलॉग देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे एकदम फिट बैठती है। ये कहते तो जरूर हैं कि इन्हें वायलेंस पसंद नहीं है, हिंसा पसंद नहीं है, मगर सबसे ज्यादा हिंसा अगर हुआ है तो दिल्ली सल्तनत में हुई है। दिल्ली के तख्त और ताज को पाने के लिए लगातार रक्त बहाए गए हैं और यहाँ पे जो भी शासन किया है वो तलवार की धार पर ही राजा बना है या सुल्तान बना है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, 1206 से शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के बाद से, जिसमें वो अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की भागदौड़ देकर वापस गजनी चला जाता है। ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और किस तरीके से गुलाम वंश एक के बाद जितने गुलाम थे वे स्वयं जो है अपने आप को सुल्तान बनाते हुए, या सेनापति जो सिपह सलार थे वे अपने आप को सुल्तान बनाकर राजपाट कर रहे थे। आखिरकार आखिरी जो सबसे ज्यादा गुलाम वंश में अपना मद्दा रखता था, मजबूती के साथ उसने अपने शासन की, वो था बलबन। मगर भाई पैदा हुए तो मरना तो पड़ेगा ही। लगभग 1287 ईस्वी में बलबन का देहांत हो गया, यानी मतलब कि बलबन की मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन बलबन। इसके समय पर इसका एक सेनापति था जो कि लगातार कई बड़ी बड़ी युद्धों में उसने मंगोलों से लड़ाई लड़ी थी और मंगोलों को हराया था। तो कहीं ना कहीं उसके पास रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता अच्छी थी और वो था मलिक फिरोज, जो कि बलबन के सेना का सेनापति था और कई सारे मंगोलों के युद्धों में उसने विजय हासिल की थी। गयासुद्दीन बलबन के देहांत के बाद लगभग 3 वर्ष के अंदर उसने अपनी सारी व्यवस्थाओं को मजबूत किया और खुद को सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत का एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक हो गए मलिक फिरोज और इसने अपने आप को एक उपाधि दी जलालुद्दीन का, जिसके कारण इसका नाम हो गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, इसका नाम हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इस पदवी के आगे इसने अपना आगे ऐड कर लिया फिरोज शाह खिलजी। इसने अपना 12 जून 1290 में इसने अपना खुद का राज्याभिषेक कराया। अब जरा सोचिए, जो खुद बलबन के समय पर सेनापति हो और लगभग उसके मरने के 3 साल बाद 1290 में उसने खुद का राज्य अभिषेक कराया और उसकी उम्र थी उस समय 70 वर्ष की आयु। जब लोग अधिकतर रिटायरमेंट लेते हैं और आराम से कहीं आनंद लेते हैं, उस समय इसे सुल्तान बनने की सनक सवार हुई। और सनक किस लिए हो? क्योंकि एक आराम तलब जिंदगी की ख्वाहिश थी इसे। ये महत्वाकांक्षाएं ही एक दूसरे के कत्लेआम की जनक बनती हैं, एक दूसरे का खून करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करती हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो सुल्तान बनेगा वो उसकी जिंदगी ऐशो आराम की होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चरित्र और इसका जो व्यवहार था वो कहीं से भी अच्छा नहीं था। इसके साथ साथ इस उम्र के पड़ाव पर इसे सहयोग की भावना चाहिए थी, इसे लोगों से सहयोग चाहिए था कि आप प्लीज मेरी मदद करिए। तो ये बहुत ही उदारवादी था। इसके अंदर गट्स नहीं थे उतने कि ये किसी पर हमला करे और उसको अपना बना ले। तो ये सभी के रहमो करम पर चल रहा था। कौन? मलिक फिरोज, जिसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहा जाता था। तो भैया चलो, नए भैया सेनापति बने थे, लोगों का सहयोग मिला, मगर लोगों का मिला, अपनों का नहीं। क्योंकि लोगों को तो पता है भैया चलो ये बन गया, चाहे कोई और बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा दाल रोटी चल रहा है, उससे काम चल रहा है। मगर जो खून, जिस मुंह को खून लग जाता है ना, उसके आने वाली पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चलते हैं। और खिलजी वंश की भी शुरुआत
इसी तरीके से होती है तलवार की नोक पर। इसने लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए, उदारवादी नीति अपनाई, चलो भाई जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो तुर्क शासकों की मेन चीज थी वो है विस्तारवादी, लूट खसोट, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करना, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लगा रही थी। आखिरकार इनके भतीजे फिरोज शाह खिलजी के भतीजे अब आते हैं, जिन्हें हम नेफ्यू भी कहते हैं इंग्लिश में, भतीजे भी कह लेते हैं, तो हम दोनों चीज का यूज करेंगे ताकि आप लोगों को इंग्लिश हिंदी का भी यूज होता रहे। भतीजे जो थे इनके, उसको इन्होंने क्या बनाया था, कमांडर इन चीफ, सेनापति बना के रखे थे और कई जगह पे उसे युद्ध के लिए भेजते थे। युद्ध नीति में वो निपुण था, चालाक, खूंखार, भेड़िया तो नहीं कहूंगा मगर हाँ लोमड़ी जरूर, क्योंकि जो चालाकी, जो धूर्तता उसके अंदर थी वो किसी लोमड़ी से कम नहीं थी। बाहुबल में उसके पास कुछ नहीं था, मगर कनिंगनेस में, धूर्तता में उसका कोई सानी नहीं था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने चचा जान की जान ले ली, यानी कि मार डाले, और चचा जान को मारकर वो 1296 में खुद राज गद्दी पर बैठ गए। भैया जब आप हमारी जान ही हो तो हम आपकी जान ले लें तो क्या दिक्कत है, जो यहाँ जान जान कहकर मेरी जान ले गए, तो ये गाना जो कहा गया है गलत नहीं कहा है, जब आप जान कहते हो तो आप जान लेने के हकदार भी बन जाते हो। और यहाँ भतीजे ने चाचा की जान ले ली और मात्र 6 वर्ष की इनके पूरे शासनकाल में इन्होंने अपना जो भी काम किया उसको निपटा के सारा चीज तैयार करा दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन एक नया शासक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ चुका है, और वो कैसे शासन करता है, कितनी बर्बरता से वो हर चीजों को कब्जा करता है, क्योंकि उसके पास क्या थी, भूख। 70 वर्ष पे भूख नहीं होती है, मगर जिस आयु में ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसे दुनिया का दूसरा सिकंदर बनना था। आइए बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो कहानी ऐसी आगे बढ़ती चली जाती है। भतीजे ने अपने न केवल चचा जान की जान भी ली, बल्कि उनकी जो बेटी थी उससे निकाह भी की, यानी उसके दामाद भी बन गए। यानी कि चचा को भी मारे, एक तरह से ससुर जी को भी मारे, और बन गए अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में 1296 में जब संस्थापक मलिक फिरोज शाह खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी तख्त पाता है, राजपाट पाता है, तो उसके पहले क्या था, अलाउद्दीन खिलजी उसके पहले क्या था, उसके पहले ये अपने चाचा जान के जो तमाम युद्धों में सेनापति के रूप में, एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में युद्ध करते थे। और ऐसा कहा जाता था कि जिस युद्ध पर अलाउद्दीन खिलजी चला जाता था वो युद्ध जीत कर ही लौटता था। तो एक दावत तो बनती थी, और इसीलिए इसे अमीर-ए-तुजुक, समारोह का स्वामी, बादशाह, पार्टी तो बनती है, बंदा कहीं से भी लड़के आता, जीत कर आता तो पार्टी जरूर करता था, इसीलिए इसे अमीर-ए-तुजुक शब्द से नवाजा गया था। 1296 से पहले इसने सबसे पहला, अगर कोई युद्ध इसने अपने सबसे पहला जो युद्ध इसने जीता था वो था देवगिरी। जी हाँ, देवगिरी, यानी कि महाराष्ट्र के जो यादव राज्य थे उसमें देवगिरी, जिसे आज हम दौलताबाद कहते हैं, वहां पर इसने युद्ध लड़ा था और 1294 में ये जीता था। यानी कि अपने तख्त पाने से, सुल्तान बनने के कितने साल पहले, 2 साल पहले, मात्र 2 साल पहले ये एक युद्ध जीतता है, और इसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं कि मैं भी सुल्तान बन सकता हूं, मैं भी सिकंदर की तरह महान बन सकता हूं, और इसके अंदर ये भावनाएं बढ़ती हैं। यही महत्वाकांक्षाएं इसे आगे ले जाकर अपने चाचा की जान लेने के लिए मजबूर कर देती हैं इसे, भैया मुझे राजा बनना है, इतना देर तक मैं इंतजार नहीं कर सकता।
अरे चाचा कब मरोगे, एक काम करो, देर हो रही है आपको मरने में, 70 साल की उम्र आपकी हो ही चुकी थी, चलो मैं उसको पूरा कर देता हूँ, अल्लाह के पास आपको मैं पहुंचा देता हूँ। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और अपने चचा, जो कि दोनों एक ही हैं, कौन, मलिक फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को, जलालुद्दीन कौन याद है ना, मलिक फिरोज ने अपने आप को जलालुद्दीन नाम से पदवी दी थी, इसीलिए इसका नाम पूरा हो गया था। मलिक फिरोज की जगह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो अपने हाथों से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जी का देहांत किया, कत्ल किया और खुद राजशाही ठाट बाट से आ गया। मगर इस बंदे में इतनी भूख थी कि ये लगातार चाहता था कि ये पूरी दुनिया पर राज करे। मगर एक सिपह सलार दिल्ली में इनके एक कोतवाल थे, उन्होंने इन्हें सलाह दिया कि बेटा अभी उड़ना शुरू किए हो, सीधे ऊपर मत जाओ वरना धड़ाम से गिरोगे और कहीं नजर नहीं आओगे। और उनकी बात इन्होंने मान ली कि पहले अपने इर्द गिर्द के राज्यों को कब्जा करो, देश दुनिया जीतने पर बाद में जाओ। और उस व्यक्ति का नाम था ऐन उल मुल्क, ऐन उल मुल्क। ये कोतवाल था दिल्ली का, जिसने ये सुझाव दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि पहले आप विश्व विजेता बनने से अच्छा है कि अगल बगल के जो आपके अनियंत्रित राज्य हैं, राजा रजवाड़े हैं, उनको कब्जा करते हैं। और उसने ये बात मान ली। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1294 में वो पहला युद्ध लड़ता है, इसके दिशा निर्देशन में अपने ससुर जी यानी कि अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दिशा निर्देशन में 2 साल के अंदर उसकी इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं कि वो अपने चचा को ही मार के जो है राजगद्दी पाता है। और तब शुरू होता है धीरे धीरे एक एक राज्य को कब्जा करना, लूटना और अपने अधीन करना। उत्तर की विजय में उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और राजपूताना इलाकों को उसने कब्जा किया। ये सभी जो चीजें थी वो अपने छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, एक दूसरे का सहयोग की भावना नहीं थी, सब अपने ईगो में जमे हुए थे कि हम किसी से कम नहीं, बाकी भगवान मालिक है। और इसी का फायदा उठाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1299 में गुजरात युद्ध, 1299 में गुजरात युद्ध में वहां के राजा रायकरण के साथ जब युद्ध हुआ तो रायकरण उसकी इतनी खौफनाक युद्ध शैली देखकर, बर्बरता जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो युद्ध होते थे, वो रथी के साथ रथी करता था, महारथी के साथ महारथी लड़ता था। मगर यहाँ टोटली डिफरेंट था, मारो काटो युद्ध जीतना है चाहे जैसे। और ये इस शैली से, इस फ्री स्टाइल रेसलिंग से राजा रायकरण परिचित नहीं थे। जैसे होता है ना, पहलवानी होती है तो उन्हें पता होता है कि किस जगह पर मारना है, कहाँ पे वर्जित है, कहाँ नहीं मारना है। मगर जब आप WWE देखते हैं तो उसमें ईंटा, गोजी, डंडा, कुर्सी जो मिलता है उससे पीटते हैं, समझ में नहीं आता कि कहां से वार हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का बर्बरता पूर्वक युद्ध जो है गुजरात में लड़ा गया। और वहां पर इसने खूब लूटपाट की और वहीं पर इसे अपना एक गुलाम मिलता है। और वो गुलाम कौन होता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर उसी गुजरात युद्ध में इसे मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1303 में चित्तौड़ में युद्ध होता है, चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़ में राजा रतन सिंह के साथ। वैसे इसकी ज्यादा उसमें इच्छा नहीं थी कि चित्तौड़ पे इसे युद्ध करना है, मगर ये उम्र ही ऐसी थी बहकने की इसकी। ये चाहता था दुनिया का सबसे सुंदर चीज इसके साथ रहे, इसके पास रहे, फिर वो चाहे जिसका भी हो। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बेहद ही खूबसूरत, ऐसा प्रचारित किया गया था, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो है कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के पास होनी चाहिए। और इसकी बात खिलजी को इतना मन कर गया था कि बस मुझे वो महिला चाहिए, इसके लिए चाहे जितनी सेना मुझे लगानी पड़े, जितनी खून खराबे करने पड़े, मैं करूंगा। और इसने राजा रतन सिंह के किले का, चित्तौड़ का पूरा घेराबंदी कर दिया। आखिरकार ये होता है कि एक संधि होती है कि केवल युद्ध जो है राजाओं के बीच में किया जाए, मगर उसमें भी क्या हो रहा है, एक धोखे के साथ राजा रतन सिंह का वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और ये सूचना प्राप्त करते ही वहां पर एक
अग्नि प्रज्वलित की जाती है जिसे कहा जाता है जौहर। जौहर उस प्रथा को कहा जाता है जिसमें महिलाएं अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जीते जी अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती हैं। और उस समय चित्तौड़ के उस किले में आज भी वो कालापन, वो राख, वो जले हुए पत्थर नजर आते हैं। कितने बड़े पैमाने पे कितनी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जीते जी उस आग में कूद पड़े। मात्र एक व्यक्ति के वैश्यपन के कारण ये तमाम चीजें हुई। किसी की पत्नी के लिए उसके मन में ऐसे विचार थे जो कि कहीं से भी मानवीय नहीं थे। बट क्या कह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये एक बहुत ही धूर्त लोमड़ी था जो कि केवल इंसानी शरीर में था मगर दिमाग से एकदम जानवर था। 1305 में ये अपने गुलाम मलिक कफूर को दक्षिण में भेजता है। ठीक है, दक्षिण में भेजता है दक्कन की तरफ। और दक्कन की तरफ जब ये जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य था कि पहले उत्तर की तरफ अपने सारे सेनाओं को मजबूत करते हुए सारे राज्यों को एकीकृत करने के लिए सेंट्रल रूल होना चाहिए, एक व्यक्ति राज करे वहां पर पूरा। मगर दक्षिण के लिए उसने थोड़ा सा नियम बदला था, क्योंकि वो जानता है कि दक्षिण की जो भौगोलिक संरचना है वो पूरी तरह से अलग थी। तो जब दक्षिण की सीमाएं अलग अलग हैं, वहां की भौगोलिक संरचना है, तो उसने क्या किया, अपना भय, अपना डर बनाया और वहां के लोगों को ये कहा गया कि आप लोग हमें कर दीजिए, टैक्स दीजिए, तब हम आपको बख्श देंगे। तो यहाँ पर युद्ध भी हुए। पहला था आपका यादव राज्य में देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद कहते हैं। उसके बाद कपतिया, जिसका राजधानी वारंगल है, वहां पर युद्ध हुआ, उसे कब्जा किया गया। होयसला में द्वार समुद्र और पांड्या, सबसे सुदूर का पांड्या जो राज्य था, वहां तक जो है इसका साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। अगर कहा जाए तुर्क शासन में या दिल्ली सल्तनत में वो कौन राजा था जिसने भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने साम्राज्य को फैलाने में सफलता प्राप्त की थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, राज्य फैलाना और राज्य की प्रजा का खुश होना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ सेंट्रलाइज सोच है कि मैं मजे में रहूं, मैं खुश रहूं, मेरी सिपाही मस्त रहें, सिपाही और सैनिक अच्छे रहें, बाकी प्रजा कहाँ जा रही है, किस गर्त में जा रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। आगे बढ़ते हैं कि इसने कुछ ऐसे नियम लगाए थे जिसके कारण इसकी जो सिस्टम थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो प्रशासनिक ढांचा इसने बनाया था, वो बहुत ही मजबूत हो गया था। सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं इसमें था हुलिया। एक शब्द आता है हुलिया शब्द, ठीक है। हुलिया शब्द का मतलब था, यहां पर ये अपने सैनिकों में एक विशेष तरीके का गणवेश, यूनिफॉर्म जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, भैया आप लेफ्टिनेंट हो, आप ब्रिगेडियर हो, आप कर्नल हो, आप मेयर, सबका अलग अलग ड्रेस कोड है, सबके अलग अलग बैचेस लगे हुए। इस तरीके का शुरुआत ये है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद था दाग। दाग का मतलब यहाँ पे सर्फ एक्सेल से दाग धोने वाला नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो कपड़े धोने का काम करता था। यहाँ दाग का मतलब था कि जो इसके पास अच्छे नस्ल के घोड़े थे उसको दागना, यानी कि एक आयरन रॉड या लोहे पर चिन्ह बनाकर उनको दाग देना, ताकि ये पता रहे कि ये कौन से नस्ल का घोड़ा है, अच्छे नस्ल का है या खराब नस्ल का है, ताकि मिक्स ना होने पाए। ये भी एक बहुत दूर तक की सोच है कि अगर घोड़े मजबूत रहेंगे तो हमारे सैनिक जो है अच्छे से युद्ध कौशल को कर पाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसने 3 प्रकार के बाजार भी चलाए। बाजार जो इसने चलाए वो 3 प्रकार के चलाए बाजार। अब वो बाजार कौन कौन से थे? एक तो इसने चलाया मंडी जहां से अनाज और साग सब्जी खरीदते हैं लोग, मंडी चलाए। वहां से ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखते हैं, देखिए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, तो मंडी में इसने अनाज की खरीद फरोख्त का काम किया। उसके बाद सराय अदल में कपड़ों के लेन देन, कपड़ों से संबंधित जो भी खरीदारी है वो यहां होता था आपका सराय अदल में। इसके अलावा जो जानवरों के लिए था, जैसे खच्चर, गधे, घोड़े, गुलाम, ये सब चीजें जो खरीदनी होंगी, इसके लिए एक अलग बाजार बनाए। 3 प्रकार के बाजार बनाए गए थे। एक मंडी जहां पर अनाज से संबंधित खरीदारी होती थी, दूसरा सराय अदल जहां पे कपड़ों से संबंधित खरीदारी होती थी, और तीसरा इंसान और जानवरों को लेकर खरीद फरोख्त होता था। तो यहाँ गुलाम खरीदे जाते थे, महिलाएं खरीदी जाती थी,
खच्चर, घोड़े, गधे जो भी, वो इन 3 चीजों में खरीदते थे। इसके अलावा इसके समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लगा रखे थे। किस पर? भूकर, यानी भूमि कर पर इसने 50% कर लगा के रखा था। और जो आपके पास अनाज होते थे, जो फसलें होते थे, उस पर 50% किसका राइट होता था? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन का। तो आपको अगर समझ लो 1 किलो अगर आपने पैदा किया है तो उसका आधा किलो आपको अलाउद्दीन खिलजी के पास जमा करना पड़ेगा एक टैक्स के रूप में। अब एक चीज नोटिस करो जरा, हम लोग ने यहां पढ़ा था अमीर तुजुक, समारोहों का स्वामी। पार्टी तो बनती है, पार्टियों का राजा आज की डेट में कहा जाए तो पार्टी बिना पिए कैसे चलेगा? ये बंदा खुद तो खूब नशा करता था, खूब पीता था, दारूबाज 1 नंबर का, मगर इसने जनता जनार्दन जो आज कहे जाते हैं उस जमाने में नशा नहीं कर सकते थे, प्रोहिबिटेड। पब्लिक शराब नहीं पी सकती, उस पर सख्त पाबंदी थी। तो बिहार में जैसे इस समय शराब मुक्त बिहार है ना, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय भले अलाउद्दीन खिलजी पीता था या उसके सैनिक पीते होंगे, मगर पार्टी पब्लिक नहीं मना सकती थी। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक चीज और उसके युद्ध कौशल और युद्ध जो भी उसने लड़े थे वो चीजें। इसके बाद क्या होता है? भैया मार के आए हो तो जाओगे भी, एक दिन जाना भी होगा आपको। इसका भी अंत नजदीक आता है, इसका भी अंत नजदीक आता है। और 1316 में इतिहासकार इतने डरे हुए थे कि उन्होंने लिखना भी मुनासिब नहीं समझा कि अलाउद्दीन खिलजी मरा कैसे। जितने इतिहासकार उतनी बातें, ठीक है, कोई कहता है बीमार होकर मरा, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मलिक काफूर ने ही उसे मार दिया, और भी बहुत सारी चीजें आती जो शायद यहाँ बताना उचित नहीं होगा। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो जाता है, मर जाता है बच्चा। बहुत दुख की बात है, तकलीफ हुई सुनकर। 1316 में ये मर जाता है, ठीक है। अफसोस कि ऐसे लोगों का हम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। 1316 में ये मरता है और मलिक काफूर जो है इसकी राजगद्दी लेता है, मलिक काफूर। मगर एक गुलाम जो किसी के कहे अनुसार चल रहा था, वो कितने दिन तक शासन करेगा भैया? आखिरकार दिन आ गया खिलजी वंश के अंत का, पतन का। पतन की शुरुआत तो हो चुकी थी और धीरे धीरे खत्म भी होने हुआ, और वो 1320 में उदय होता है तुगलक वंश का। 4 साल भी न चला पाया मलिक काफूर ने। 4 साल चलाते चलाते खिलजी वंश का बंटाढार हो गया और ये वंश का अंत हो गया। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत होता है और 1320 में तुगलक वंश का उदय होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि आखिरकार तुगलक वंश कैसा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ के बड़ा मजा आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद।